इतिहास के इस खंड से वैदिक सभ्यता, वैदिक संस्कृति, इसका इतिहास के इस खंड से खूब सवाल पूछा जाता है ना? बड़े एग्जाम हो या फिर छोटे एग्जाम में, हर एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, क्योंकि वो वन एग्जाम नज़दीक है, यूपी पेट का एग्जाम या फिर कुछ अन्य एग्जाम, जिसमें अब इस पूरे जो पिछले साल सवाल है इस टॉपिक से, उन सबको ध्यान में रखते हुए पूरी इस टॉपिक की व्याख्या फटाफट करने का प्रयास करते हैं, ठीक है? एक बहुत कम समय में रिवीजन करवाने का प्रयास करते हैं, ठीक है? वैदिक संस्कृति, अब क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का जब विनाश हो गया, पतन हो गया, सभ्यता नगर से ग्रामीण बन गई, तब वहाँ पे कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं वहाँ पे आर्य लोगों ने आक्रमण कर दिया, इसलिए जो है सभ्यता नष्ट हो गई। तो उसको अगर ना भी माने तभी आपको मानना पड़ेगा कि हड़प्पा के बाद जो जिन लोगों का शासन हुआ, जिन लोगों ने राज करा, उनको आर्य कहा गया, ठीक है? आर्य का मतलब श्रेष्ठ लोग या उत्तम लोग, कुलीन लोग या अभिजात लोगों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग करा जाता है, ठीक है? अब उनकी सभ्यता क्या थी, उनके रहन-सहन, खान-पीन, रीति-रिवाज, धर्म-दर्शन, मेले-बाजार, ठीक है? ये सारी बातें क्या थी, उन्हीं शब्दों को अगर पढ़ते हैं, उनको धर्म-दर्शन को पढ़ते हैं ना, उनके मूल मान्यताएँ पढ़ते हैं, तो उसको बोलते हैं वैदिक संस्कृति। इसको अब आर्य लोग, इनका काल, इनका वर्चस्व रहा है, कह सकते हो 1700 ईस्वी के आसपास से शुरू हुआ है और लगभग 600 ईस्वी तक इनका वर्चस्व रहा है, ठीक है? इनको 2 भागों में बाँटा जाता है, पूरे काल को। ऋग्वैदिक काल शुरुआती, यानी 1700 बीसी से लेकर के 1700 बीसी से लेकर के कह सकते हो 1000 बीसी, और 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक उत्तर वैदिक काल माना जा सकता है। थोड़ा बहुत बदलाव आया इन दोनों इस दौरान, इसलिए दोनों को अलग-अलग बाँटा जा गया है, ठीक है? दोनों काल को बाँट कर पढ़ा जाएगा तो आज चीज़ें ठीक से क्लियर हो जाएँगी, क्लियर? ज़रा हम देख लेते हैं। आर्य के बारे में मैंने कहा, ये श्रेष्ठ लोग, इन लोगों को श्रेष्ठ लोग कहा जाएगा। श्रेष्ठ मुझे लगता है हो सकता है इन्होंने आप उनको दबाया हो, या पर आक्रमण करा हो, या कम से कम उनकी संस्कृति पर हावी हुए होंगे हड़प्पा वाले को। इसलिए कम से कम जब तक कोई कमज़ोर ना हो ना, तब तक कोई श्रेष्ठ हो ही नहीं सकता। अगर बराबर है तो कोई श्रेष्ठ होगा, कमज़ोर वाली स्थिति ही नहीं है। अगर कोई श्रेष्ठ है, इसका मतलब वहाँ पे कोई कमज़ोर है ना? तो हो सकता है जो भी स्थिति रही, बाकी बात है, ठीक है? रिसर्च का विषय है। तो देखते हैं वेदों के बारे में ना। अब वैदिक वैदिक संस्कृति की बात हो रही है, तो वेद आपको पता है, जो वेद है ना, वो उसमें वो वैदिक संस्कृति में ही लिखी गई थी ना, ठीक है? वो लिखा गया था, क्लियर? आज भी अगर हम वैदिक संस्कृति पढ़ते हैं तो उसका स्रोत, उसकी जानकारी हमें वेदों से ही मिलती है ना? सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। इसीलिए अब क्योंकि ऋग उस दौरान की अगर बारे में जानकारी हमें चाहिए तो ऋग्वेद का ही सहारा लेते हैं, इसलिए उस पूरे काल को हमने नाम दे दिया है ऋग्वैदिक काल, क्लियर? ठीक है? तो ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 बीसी के लगभग लगभग माना गया है, ठीक है? उस समय की पूरी सभ्यता थी ग्रामीण, है ना? अब क्योंकि शहर खत्म हो चुका था, न जो हड़प्पा का नगर पूरा नष्ट हो चुका था, तो ग्रामीण सभ्यता बन चुकी थी। तो कम से कम अगर नए भी आएँगे तभी ग्रामीण रहेगी, ठीक है? सारे लोग पशु चराते थे खाली, गाय चराते थे, इसलिए गाय का खूब महत्व है। गाय चराने के लिए बहुत सारी गाय रहती थी, तो घोड़े से दौड़ कर उसको चराया जाता था, ठीक है? इसलिए घोड़ा का खूब महत्व हो गया। तो गाय और घोड़ा 2 पशु बहुत महत्व थे उस दौरान, क्लियर? अगेन विस्तार क्या था, अब कहाँ से कहाँ तक थी, देख लेते हैं ज़रा। तो विस्तार अफ़गानिस्तान से शुरू हुई थी ना, उत्तर में अफ़गानिस्तान, और भारत के संदर्भ में आ गया जो पंजाब है ना, पाकिस्तान वाले पंजाब में, और भारत के पश्चिमी यूपी है ना, तो पंजाब, पश्चिमी यूपी और अफ़गानिस्तान के बीच वाला स्थान जो है ना, सिंधु नदी के आस-पास का क्षेत्र जो है, वो कह सकते हो अ, जो है आर्यों का बसाव था, आर्यों की रहने वाले जगह थी, क्लियर? अब क्योंकि ये जिस नदी के किनारे रहते थे, उसमें 7 नदियाँ शामिल थीं। सिंधु नदी, सरस्वती नदी, सतलुज नदी, रावी नदी, ब्यास नदी, चेनाब नदी, झेलम नदी, इसलिए इनको कहा गया सप्त सिंधु सभ्यता, है ना? सप्त सिंधु यानी 7 नदियों के आस-पास रहने वाले लोगों का समूह, क्लियर? तो ऐसे कई बार सवाल पूछा जाता है, सप्त सिंधु का मतलब क्या है ना? तो इसको कहते हैं 7 नदियों के आस-पास रहने वाली सभ्यता को सप्त सिंधु सभ्यता कहा जाता है। ये आर्यों के संदर्भ में उपयोग करा गया है, ठीक है? बाद में क्या हुआ, इनका विस्तार होता गया पूरब की ओर, है ना? कह सकते हो उत्तर भारत की ओर विस्तार होता गया, ठीक है? तब अ, जब ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी भारत की तरफ इनका विस्तार होने लगा, तो इनको इनको कहा गया, इस पूरी सभ्यता को कहा गया ब्रह्मावर्त, है ना? ब्रह्मवर्त, ठीक है? अब उसके बाद और आगे विस्तार करते गए, तो फिर गंगा यमुना दोआब, है ना? कि यमुना और गंगा के बीच में जो स्थान है ना, क्षेत्र है, उसको गंगा यमुना दोआब, दोआब मतलब होता है वो क्षेत्र जो दो नदी के बीच में होता है, ठीक है? तो गंगा यमुना दोआब की ओर बढ़े, तो उस पूरे क्षेत्र, इनकी सभ्यता, इनके बसाव, इनके लोगों का नाम हो गया, इनके पूरे बसाव का नाम हो गया ब्रह्मार्ष क्षेत्र, ठीक है? ब्रह्मास्त्र क्षेत्र। उसके बाद में और आगे बढ़े, पूरे लगभग उत्तर भारत पर रहने लगे, अपना विस्तार कर लिया, तो उस पूरे उत्तर भारत को नाम दिया गया आर्यावर्त। इसलिए भारत का पुराना नाम आर्यावर्त भी है, ठीक है? आप अन्य नाम भी भारत का दे सकते हो, ब्रह्मार्ष क्षेत्र और या फिर ब्रह्मावर्त, ठीक है? भारत के अन्य नाम आप लोग जानते हो पहले से ही ना, ठीक है? खैर, अगेन
आप इसकी सभ्यता देख लेते हैं इसमें क्या कुछ खास था, है ना? पितृसत्तात्मक समाज था। अब वहाँ पे आप देखो हड़प्पा सभ्यता माता सत्तात्मक माता की स्थिति ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, यहाँ पे पिता की स्थिति ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है? फिर भी संस्कृति थोड़ा सभ्यता में ही है, ठीक है? लोग संस्कार इसमें बराबरी का अधिकार है, ठीक है? सब लोग किसी का शोषण नहीं हो रहा है, ठीक है? अच्छा अच्छा है ना शुरुआती दौर में। बाद में थोड़ा बदलाव हो गया, कारण बताएंगे आगे, ठीक है? मुख्य बातें जान लेते हैं एक बार। तो इसमें क्या होता था, संयुक्त परिवार की स्थिति होती थी, परिवार साथ में रहते थे क्योंकि खाली गाय चराना है और आकर दूध पीना है तो सब साथ में रह लेंगे ना। छोटा जो ऐसा तो नहीं कि खूब ज़्यादा शौक है वगैरह तो ज़्यादा कमाने के लिए अलग जाना दूर दूर जाना पड़ता तो परिवार टूट जाता है ना। इसीलिए ज़्यादा कमाई, जैसे खेती कम होने लगी ना, लोग जनसंख्या ज़्यादा बढ़ने लगी, लेकिन देखिए परिवार टूटने लगा है ना। कि पहले जब खेती ज़्यादा होती तो परिवार ही रहता था क्योंकि ज़्यादा श्रम की आवश्यकता होती थी, ज़्यादा खेती की आवश्यकता होती थी, ठीक है? अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी भूमिका निभाती है समाज के निर्माण में, क्लियर? तो पितृसत्तात्मक समाज था, संयुक्त परिवार की स्थिति थी, वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर थी। कर्म के मतलब जो काम करता था उसको वही ना, जैसे आज जो कोई ताकतवर है तो उसको नाम दे दिया जाता है कुछ और ना, जो वीर पुरुष नाम दे दिया जाता है, जो 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 पढ़ने वाला है उसको शिक्षा पढ़ाने वाला शिक्षक नाम दे दिया जाता है ना। ऐसे अलग अलग जो काम करते थे वही नाम दे दिया जाता था, ठीक है? उसको बोलेंगे वर्ण व्यवस्था, है ना, कर्म के आधार पर थी, इसको बोलते थे वर्ण व्यवस्था। अब ऐसा माना जाता है कि आदि पुरुष से जो है वर्ण व्यवस्था का जन्म हुआ है, जो मुख से जन्म हुआ है, ठीक है? आदि पुरुष एक आदि पुरुष था, ठीक है? विराट पुरुष था, उसके मुख से जिसका जन्म हुआ उसको ब्राह्मण कह दिया गया। उसके भुजाओं से जिसका जन्म हुआ है उसको क्षत्रिय कह दिया गया, क्योंकि क्षत्रिय का काम जो रक्षा करने का काम करते थे, जो राजा वाला काम फर्ज निभाते थे, उनको क्षत्रिय कहा जाता था। इसलिए ऐसा माना जाता था वो ताकतवर चीजों से निकले हैं, इसलिए कहा गया वो क्षत्रिय जो है वो भुजा से उनका जन्म हुआ है आदि पुरुष के। अब पुरुष लोग जो वैश्य थे वो व्यापार करने का काम करते थे, उन्हें उन्हें माना जाता था कमर से उनका जन्म हुआ है, ठीक है? आदि पुरुष के। शूद्र थे वो सेवा करने का काम करते थे, उन्होंने कुछ लोगों ने सेवा करने का काम चुना कि भाई हम सेवा करेंगे, हमको थोड़ा खाने को मिल जाएगा, हम अपने मस्ती से जिएंगे, तो ऐसे लोगों को शूद्र कहा गया, क्लियर? तो कोई दिक्कत नहीं थी, वो वहाँ पे सभ्यता सारी व्यवस्था थी, कर्म के आधार पर जो जैसा काम करता था उसको वैसा जो है नाम वाम दिया जाता था। सब लोगों को बराबरी का अधिकार था, महिलाओं का बराबरी का अधिकार था, महिलाओं को खूब अच्छी स्थिति थी उस समय। ये सवाल पूछा जाता है एग्जाम में ना महिलाओं की स्थिति के बारे में, ठीक है? बराबरी का अधिकार था, अबराबरी का अधिकार था, है ना, ठीक है? सती प्रथा विख्यात थी, बाल विवाह विख्यात थे कि नहीं था, है ना? तो सीधा हम सारी व्याख्या कर दे रहे हैं, एक आपका जो एग्जाम में आएगा सवाल देख लेना, ठीक है? बहुत कम शब्दों में बहुत प्रिसाइज व्याख्या करने का प्रयास करते हैं, ठीक है? महिलाओं की स्थिति क्या थी? बराबरी, पुरुष और महिला बराबरी की स्थिति थी। ऋग्वेद शुरुआती दौर में, वैदिक काल के शुरुआती दौर में ना, जिसको ऋग वैदिक काल कहा गया, ठीक है? अगेन उपनयन संस्कार, महिलाओं के भी उपनयन संस्कार, जो जनेऊ संस्कार होता है उसे उपनयन संस्कार तो अभी पुरुषों का हो रहा है खाली ना इस समय, उस समय महिलाओं का भी हो रहा था, ठीक है? यज्ञ होते थे दुनिया भर के, ठीक है? यज्ञ में महिलाएं भी शामिल होती थी, लोपामुद्रा, आपाला, घोषा, ये सब महिलाएं खूब परिचित हैं, है ना? खूब नाम लिया जाता है इनका, है ना, कि यज्ञ में शामिल होती थी महिलाएं। जो कितनी कुप्रथा थी, सती प्रथा, बाल विवाह प्रथा, है ना, ये सब नहीं थी उस समय, है ना? दहेज वहेज नहीं लिया जाता था, इस टाइप की स्थिति नहीं थी ना। विधवाओं का पूरा विवाह कर दिया जाता था ताकि स्त्रियों की स्थिति बराबर बनी रहे, है ना, उनको भी न्याय मिलता रहे, ठीक है? आजीवन जो स्त्री अविवाहित रहती थी उनको अमाजु कहा जाता था, सवाल कई बार पूछा गया, एक बार याद रखा जा सकता है, ठीक है? दास प्रथा उस समय थी, बस दास प्रथा शोषणकारी नहीं थी, ठीक है? इस बात को ध्यान रखना है। रोमन साम्राज्य में जिस तरह से शोषणकारी थी उस तरह से यहाँ पे शोषणकारी नहीं थी, ठीक है? दास प्रथा थी, लेकिन ठीक है? आप देखिए हमारे महाभारत में दिखाया जाता है दास प्रथा ना, कि वो दास है, स्त्रियां है ना, ठीक है? पर उनकी कितनी इज्जत की जाती है, देखिए, है ना? कोई जो है शोषण वाली स्थिति नहीं है, ठीक है? दास प्रथा। मूर्ति पूजा नहीं थी उस समय, शुरुआती दौर में, वैदिक काल के में शुरुआती दौर में मूर्ति पूजा नहीं थी। सब लोग जो अदृश्य है उस ईश्वर की पूजा करते थे, इसलिए उनके देवता इंद्र होते थे, वरुण होते थे, ठीक है? नासत्य होते थे, यम होते थे, विष्णु होते थे, सूर्य होते थे ना, अग्नि होते थे, है ना, सरस्वती होती थी, सरस्वती माता थी ना, पहले वो नदी के रूप में थी सरस्वती माता, उसके बाद में विद्या के रूप में सरस्वती माता का पूजा करा जाता है, इसलिए इनका विख्यात हो गया, इसलिए दाह संस्कार यानी अंतिम संस्कार, कुछ लोग दफन करते थे, है ना, कुछ लोग जला देते थे। अगेन गायत्री मंत्र खूब याद किया जाता है, ठीक है, कि ऋग्वेद से लिया गया है, ठीक है? जो वैदिक संस्कृति का गायत्री मंत्र अभी भी खूब विख्यात है, ठीक है? सरस्वती माता की पूजा में उपयोग करा जाता है इसे मंत्र को, ठीक है? कि गायत्री मंत्र सूर्य को समर्पित है, ऐसा उसमें लिखा, वो सब लोग कहते हैं, ठीक है? सोम, सोम एक पेय पदार्थ था, पेय पदार्थ मतलब जो दारू मदिरा था उसको इज्जत से नाम लिया जाए तो उसे सोम कह देते हैं, ठीक है? ठीक है? कबीलाई समाज था उस समय पूरा, है ना, कबीला थे। अब क्योंकि वहाँ पे कोई विकसित संस्था नहीं थी इसलिए कह सकते हो वहाँ पे कबीलाई समाज था। कबीलाई समाज में जो उस पूरे ग्रुप का परिवार का मालिक होता था उसको कुलुप कह देते थे, ठीक है? अब कई सारे परिवार एक साथ रहते थे तो उस ग्राम बन जाता था ग्रामड़ी, तो ग्रामड़ी को जो होता था उसको मुखिया कह देते थे, ठीक है? ग्रामणी मुखिया है।
उस कई सारे ग्राम मिलकर के विष बनता था। विष को बोलते थे, उसका राजा को बोलते थे, उसके मालिक को बोलते थे विषपति। कई सारे विष मिला करके जो इकाई बनती थी उसको जन बोलते थे। जन का राजा को बोलते जनपति या फिर राजा या पुरोहित, है ना, उसको बोलते थे। ठीक है। अब क्योंकि उज्जैन का काम था, राजा वाजा कुछ नहीं होता था, बस खाली जनता था कि उनका गायों गायों से दूध वूध लेते थे। आपने देखा कि श्री कृष्ण लीला में देखा होगा कि उसमें दिखाया गया कि मथुरा के वासी सब दूध या दही लेकर जाते देते हैं। ठीक है, राजा को, राजा उनकी सुरक्षा करता है ना, इस टाइप की स्थिति थी। तो उस राजा को गोप्ता जनक कहा जाता था कि अपनी लोगों की सुरक्षा करेगा और उनसे कर लेगा। कर को बोलते बलि, इच्छा से कर देता था, कोई जबरदस्ती नहीं होती थी। ठीक है। उस समय सबसे अच्छी थी सभा थी और समिति थी। इससे सलाहकारी संस्था थी, पर इनका मान था, है ना, इनका खूब महत्व था। तो राजा को उनकी बात माननी पड़ती थी। ठीक है। राजा की जिसमें ज्यादा कमाई होती थी नहीं थी, है ना, ज्यादा लोग व्यापार होता नहीं था। तो जब ज्यादा व्यापार नहीं होता, ज्यादा इनकम नहीं होती ना, ज्यादा कमाई नहीं होती, तो राजा की स्थिति बहुत कम होती है। तो राजा ना के बराबर होता है। आपने देखा जो 1990 के पहले जितनी प्रधानमंत्री का चुनाव होता था उसमें खूब कोई महत्व नहीं होता था इतना। अब क्योंकि ज्यादा बजट आता है, ज्यादा चीजें होती है, तो इसलिए खूब महत्व हो गया है। इसलिए कमाई का, पैसे का खूब महत्व है। ठीक है, चीजों का महत्व बदलने के लिए। इसलिए उस समय गाय लोग चराते थे खूब, है, इसलिए गाय गाय बहुत महत्वपूर्ण होती थी। गाय के लिए युद्ध करते थे लोग, है ना। अगन्या कहा जाता है गाय, गाय को नहीं मारा जा सकता, इसलिए गाय को कहा जाता है अगन्या कहा जाता था। जो घोड़ा, गाय को चराने के लिए ना घोड़ा की आवश्यकता होती थी, ठीक, इसलिए घोड़ा खूब महत्वपूर्ण हो गया था। जो खेती में बोया जाता था। ठीक है। वहां पे अब बेकनाट थे, बेकनाट को बोलता था सूदखोर, है ना, उनको बोला जाता था। पाड़ी जो व्यापार से, सब व्यापार के काम में जुटे थे, वो पशु की चोरी करते थे, ऐसा माना जाता है, इसलिए उनका सदुपयोग किया जाता है। क्लियर। इस सबसे बड़ी बात है जो कई बार सवाल रिपीट होता है कि पूरा वैदिक सभ्यता में क्या उपयोग किया जाता था? तांबा, कांसा, लोहा, है ना। तो लोहा का उपयोग नहीं किया जाता ऋग वैदिक काल में। ये आगे जब वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल आया, ऋग वैदिक काल के थोड़ा आगे की बात होगी, यानी 1000 से 600 बीसी के बीच की स्थिति होगी, तो वहां पे लोहा की खोज हो गई। पूरी स्थिति, लोहा ने पूरी स्थिति बदल दी, हम बताएंगे आपको आगे। ठीक है। तो अभी लोहा का प्रयोग नहीं किया जाता था। ठीक है। अभी क्या जाता है, ऋग वैदिक काल में तांबा का प्रयोग किया जाता है, कांसा का प्रयोग किया जाता है। कांसा क्या होता है? तांबा और टिन का जो मिश्रण होता है उसको कांसा कह देते हैं। फिर अब ऋग्वैदिक काल के बाद में थोड़ा कुछ दिन बाद लोहे की खोज हो गई। अब लोहे की खोज हो गई तो अब लोहे के तमाम सारे यंत्र बनाए जाने, औजार बनाए जाने गया। पत्थर से खोद कर खेत में बुआई होती थी, कितना पैदा हो जाए। अब लोहा का हाल बना लिया गया, फाल बना लिया गया। खूब खोद जुताई हुई, खूब निराई गुड़ाई हो गई ना, सारी बातें हो गई ना। राजा के पास तलवार, हथियार, बंदूक सारे बनाए जाने लगे ना, भाले वगैरह बनाए जाने लगे ना। तो राजा की शक्ति बढ़ गई। राजा को जब ज्यादा खेत में पैदा होने लगे तो राजा को खक्कर ज्यादा मिलने लगा। ठीक है। ऐसी बहुत सारी स्थिति से राजा की स्थिति खूब बढ़ गई। अब राजा को अपने आप को स्टेबल करना था समाज में। ये दिखाना था कि राजा का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है, तभी उसका कर मिलेगा, है ना, तभी डराएगा ना। तो खूब नौटंकी, खूब कह सकते हो आडंबर होने लगे, है ना, दुनिया भर के दिखावे होने लगे। क्या क्या दिखावे होने लगे, हम देखते हैं जरा। तो आप कह सकते हो पूरी सभ्यता कैसी हो गई? लौह युग, यानी कि लोहा का खोज हो गई। लोहे की वजह से खेती में खूब पैदावार होने लगा, खूब उपज होने लगी। राजा का कर बढ़ने लगा, कर बढ़ने लगा तो सैनिक जो है नियमित सैनिक रखने लगा, है ना। राजा के तक शक्ति बढ़ गई, तलवार भाला भाला खूब बनने लगा। ठीक है। लड़ाई झगड़े में खूब आगे हो गया राजा। ठीक है। अन्य कह सकते हो वाहन वगैरह बन गए ना। इससे कह सकते हो पूरी अर्थव्यवस्था चल पड़ी, है ना। तो कह सकते हो जब अर्थव्यवस्था चल पड़ी तो अब उसमें अपने आप को हावी दिखाने के लिए, अपने आप को मजबूत स्थिति करने के लिए खूब आडंबर करना करते हैं लोग। क्लियर। और खासकर वही लोग जो बैठे रहते हैं ना, मेहनत नहीं करते, इन्हें अपने मेहनत पर नहीं भरोसा होता है, वो खूब नौटंकी करते हैं अपने आप को शो करने के लिए। ठीक है। तो वो सारी बातें होती हैं। देखिए क्या क्या आडंबर शुरू हुए। ठीक है। स्रोत, पहले स्रोत देख लेते हैं क्या क्या, कैसे, कहाँ कहाँ से हमें जानकारी मिलती है उत्तर वैदिक काल की। ठीक है। उत- तीन वेद है ना। अब पहले ऋग्वैदिक काल में खाली ऋग्वेद से जानकारी मिली। अब यहाँ पे तीन वेद और लिख दिए गए, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। उनसे संबंधित, उनसे जो जानकारी मिलती है, हम उससे संबंधित उसका उपयोग करके हम उत्तर वैदिक काल के लोगों की व्याख्या, वहाँ पे रहने वाले लोग, इस रहन सहन, खान पीन, रीति रिवाज, भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, मूल मान्यताएं, सबकी व्याख्या करने का प्रयास करते हैं, धर्म दर्शन। ठीक है। तो देखते हैं सर, देखते हैं क्या क्या है। अब ये इसका विस्तार, अब देखिए, अभी तक क्या था, ये खाली उत्तर भारत में थी। अब इसका और विस्तार होने लगा। ठीक है। गंगा यमुना दोआब हमने बताया ही ना, और अंदर की ओर विस्तार होने लगा। भारतीय जो है उपमहाद्वीप में खूब विस्तार हुआ इसका, कह सकते हो आगे बढ़ गया। समाज कैसा था? समाज था कठोर, है ना, बहुत कठोर समाज हो गया। ठीक है। वर्ण व्यवस्था बहुत कठोर हो गई, है ना। ऐसे हो गई। अब पहले क्या था, लोग जो काम जो जो करता था उसी अनुसार उसका नाम हो जाता था। कोई भी जाति जाति नहीं थी, है ना। तो जो सेवा करने का काम करता था उसको शूद्र कहा जाता था। जो पठन पाठन में जुड़ता था, शिक्षा करने का काम करता था, उसको ब्राह्मण कह दिया जाता था। ऐसे जो क्षत्रिय का काम, जो रक्षा करने का काम करता था, उसे क्षत्रिय कह दिया जाता था। कोई जोर दबाव नहीं था, जो जिसको जो काम करे वो हो जाता था, कोई जन्म के आधार पर नहीं हुआ था। ठीक है। शूद्र अगर अच्छा काम करता है, पढ़ने पढ़ाने का काम करता है, तो उसका उसका बेटा या वो जो है ब्राह्मण कहलाएगा। क्लियर।
ब्राह्मण के परिवार में कोई ऐसा बच्चा बच्चा जो सेवा करने का काम करता था तो शूद्र कहा जाता था। यानी पूरी वर्ण व्यवस्था न्याय में थी नहीं। बाद में क्या, जैसे जैसे वर्ण व्यवस्था, जैसे इनकम ज़्यादा होने लगी, व्यापार ज़्यादा बढ़ने लगा लोहा की खोज के कारण, वैसे ही लोगों को आडंबर दिखाने की जरूरत पड़ी, ताकि उन्हें माना जाए कि वो अलग है सबसे, वो प्रभावी व्यक्ति है, ठीक है। ताकि व्यापार पर उनका हक हो सके, अर्थव्यवस्था पर, वो भौतिक संसाधन पर जो अभी खोज हुए हैं उन पर उनका हक बन सके, इसलिए वो अपनी प्रभाविता दिखाने के लिए खूब आडंबर करने लगे। क्या क्या हुए देखते जरा, है ना। वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई। अब क्या हो गया, अब जाति की जाति बन गई। अब कोई जो है ब्राह्मण का बच्चा, है ना, मेहनती नहीं, तभी वो कहता है मैं ब्राह्मण ही हूँ, है ना। आप देखिए झुआ भर चंदन मुंह में लोप लेता है ना, और कहता है भैया कि देखिए हम ब्राह्मण हैं, दिखाते ना। घर में चाहे दारू पीता हो, दारू बेचता हो, ठीक है, लेकिन वो झुआ भर चंदन लगा लेगा और दिखाएगा भैया देखिए हम सब ब्राह्मण हैं, हमको इज्जत करिए हमारी, ठीक है। दिन भर खाता है, दिन भर सोता है, सुबह जहर उगलता है फेसबुक पे, व्हाट्सएप पर नफरत फैलाता है, और झुआ भर चंदन लगा कर कहता है कि भाई देखिए हम ब्राह्मण हैं, है ना, और हम जो है हमारी इज्जत करिए। इस टाइप का कह सकते हो ना। तो तो अब वो, क्योंकि अब कोई रोकने वाला है ही नहीं, है ना, तो इसलिए अब पूरी व्यवस्था मनमानी होगी, क्लियर। कोई फर्ज वाली व्यवस्था नहीं होगी, क्या बताएं कि कर्म के आधार पर व्यवस्था है, अब जाति के आधार पर होगी, क्लियर। जिसकी जो मर्जी वो करता है, क्लियर। तो कठोरता वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई, है ना। शूद्र का बच्चा मजबूरी में शुद्ध शुद्र कहलाएगा, कुछ कितना भी पठन पाठन कार्य में होगा, उसको अब कहेगा नहीं अब अब शुद्र ही हो, इस तरह कहा गया है ना। शोषण की स्थिति शुरू हो गई, ठीक है। कर्मकांड शुरू हो गए, है ना। ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य की स्थिति हो गई, है ना। अब ब्राह्मणों को, शूद्रों को, है ना, वैश्यों को दिखाना होता था कि हम शूद्रों से बड़े हैं ना, इनसे आगे हैं। अर्थ आगे इसलिए दिखाते थे कि ताकि वो संसाधन जो नए नए डेवलप हुए हैं उन पर उनका अधिकार ज्यादा हो सके, है ना, उनका ज्यादा हक हो सके। जो ज्यादा ताकतवर होता है सत्ता संसाधन पर, उनका ज्यादा हक होता है, इसलिए अपने आप को दिखाना होता है लगातार कि हम ताकती हैं ना। इसलिए देखा होगा कई बार लोग आज अपने से छोटों को मारते हैं और अपने से बड़ों की चमचागिरी करते हैं ना। ये जो जिन्हें अपने मेहनत पर भरोसा नहीं होता, ठीक है, वो ऐसा करते हैं, ठीक है। क्योंकि चाहिए उनको, तो ये तारीफ उनको चाहिए ना, तो कुछ ना कुछ नौटंकी करते रहते हैं, ठीक है। अब ऐसे अब उन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ने एक नए संस्कार स्टार्ट कर दिया, तमाम सारे संस्कार स्टार्ट कर दिया, द्विज कहलाए, है ना। यानी दोबारा जन्म होता है उनका, एक बार पैदा, एक बार नहीं 10 बार पैदा होना चाहते हैं वो लोग ना। अब वो क्या कहते हैं, मुंडन संस्कार करते हैं ताकि कहते हैं हम दोबारा जन्म हुआ, उपनयन संस्कार करते हैं, जनेऊ करते हैं ताकि कहते हैं ना हमारा एक बार जन्म हुआ है, दोबारा हम फिर से जन्म होगा, है ना। हम जनेऊ करते हैं इसलिए हम पवित्र होते हैं ना। इस टाइप की खूब नौटंकी करते हैं, जो शूद्रों से अलग होने का प्रयास करते हैं ना। और शूद्रों को क्योंकि उनकी वो कम आमदनी वाले काम में जुटे थे, इसलिए वो विरोध भी नहीं कर पाए, इसलिए उनकी स्थिति लगातार दबती चली गई, ठीक है। बाद में अम्बेडकर साहब आए और सारी स्थिति को संभालने का प्रयास करा, और सबसे बड़ी योद्धा, दुनिया में सबसे बड़े योद्धा का नाम अगर लेना हो तो मैं अम्बेडकर का नाम ले सकता हूँ, ठीक है। अगेन उन्होंने पूरी स्थिति बदल दी, सारी बातें करेंगे आगे। अगेन महिलाओं की स्थिति लगातार गिरती गई, है ना। अब जाहिर सी बात है, ठीक है। गोत्र की व्यवस्था स्टार्ट हो गई। अब गोत्र क्या होता था, पहले तो होता था कि भैया जो सारे लोग, तमाम सारे लोग गाय पालते थे, वो सारे लोग जितने लोगों की गायें इकट्ठा हो बांधी जाती थी, रखी जाती थी, खड़ी मतलब बांधी जाती थी, उन सारे लोगों को मिलाकर कहा जाता था वो एक गोत्र है, ठीक है। सब लोग गोत्र है, नहीं गाय बांधने का स्थान कह सकते हो ना। बाद में ये भी थोड़ा कठोर हो गया, ठीक है। अब उस गाय बांधने वाले स्थान का जो मालिक है उसके नाम पर, उसके वंश के जितने लोग हैं उनके नाम पर कह दिया गया भाई ये हमारा गोत्र है ना। हम जो है यहाँ के इस पूरे गाय जिस क्षेत्र में बांधी जाती थी, उस क्षेत्र के आधार पर नहीं, उस क्षेत्र का जो मालिक होता था उसके नाम के आधार पर। इसलिए बाद में कह दिया गया एक व्यक्ति के आधार पर, है ना, फला व्यक्ति, फला गणपता था ना, उस वाले गोत्र के, है ना, उस व्यक्ति के नाम पर, यानी व्यक्ति के नाम पर गोत्र होने लगा, हो जाने लगा, ठीक है। अब सामूहिकता ह्रास होने लगा, व्यक्ति केंद्र में आने लगा, क्लियर। खूब आडंबर होने लगा, है ना, कह सकते हो। 4 आश्रम डेवलप कर दिए गए, है ना। 4 आश्रम मतलब हो गया कि भैया अब ये भी देखा जा रहा है कि सब लोग लगातार पूरी भौतिक जितना विकास हुआ, जितना धन धान्य का विकास हुआ, उस सब पर कब्जा करने लगे लोग, है ना। अब मरणासन पे बैठे हैं फिर भी लड़ाई कर रहे हैं धन के लिए ना, ठीक है। तो ऐसे लोगों को लिए समझाने के लिए भी कुछ प्रयास करे गए बुद्धिजीवियों के द्वारा, ठीक है। अभी देखिए ना कुछ लोग ना मरने वाले हैं फिर भी धड़ाधड़ बच्चे पैदा करते चले जा रहे हैं, कोई चिंता नहीं है ना, बच्चे चाहे दूसरे के चाहे गुलामी करें, पूरी जिंदगी उनको गुलामी करते हुए बीते कि जिन बच्चों को लगातार पढ़ाया नहीं गया ढंग से ना, उनको अंदर ताकत नहीं पैदा करी गई, वो जिंदगी उनकी बीती है दूसरों की गुलामी करने में। इसलिए जो बच्चे धड़ाधड़ पैदा करते चले जाते हैं वो बहुत बड़ा पाप मिलता है ना। ऐसे लोगों को क्या बताएं, कुछ तो कह सकता, ठीक है। ठीक है। तो ब्राह्मण है ना, 4 आश्रम पैदा बनाए गए बुद्धिजीवियों के द्वारा कि देखिए भैया कुछ दिन तक आप पहले शिक्षा शिक्षा ग्रहण करिए, ठीक है, उसको ब्रह्मचर्य कहा गया। उसके बाद गृहस्थ जीवन करिए,
गृहस्थ जीवन जीजिए, कुछ बच्चे-वच्चे पैदा कर दीजिए ताकि सृष्टि आगे बढ़ सके ना, ठीक है? कुछ खाइए-पिइए ना, उसके बाद में कुछ अब लगातार बच्चे ना पैदा करती है, कुछ उसके बाद में कुछ अब चले जाइए वन, है ना? अब बच्चों को अपना ज़िम्मेदारी सौंप दीजिए, अब वन चले जाइए, तो वन वानप्रस्थ बना दिया गया, ठीक है? उसके बाद में वानप्रस्थ में भी आपको थक गए हो ना, अब थोड़ा संन्यास, भगवान में मन लगा लीजिए, संन्यास का जीवन लीजिए, ठीक है? तो इसलिए बुद्धिजीवियों के द्वारा जीवन को संतुलित बनाने का प्रयास करा गया है, ताकि सत्ता और संसाधन का एक लगातार सभी व्यक्तियों को मौका मिले यूज करने का, है ना? वरना पता चला कि 100 साल व्यक्ति जिया तो पूरे मालिक बना बैठा है ना? अपने उसका बच्चा 50 साल हो गया तो हाँ तो मालिक नहीं है ना? तो इस टाइप की स्थिति लगातार बनती गई, कह सकते हो ना? तो संतुलन, सत्ता संसाधन के उपयोग के संतुलन बनाने का प्रयास करा गया 4 आश्रम में ना। कई बार कुछ बुराइयां होती है तो कुछ अच्छाइयां भी बनाने का प्रयास करा जाता है, तभी चीजें लगातार चल पाती हैं। 16 संस्कार डेवलप करे गए हैं ना, गर्भधान से लेकर के मृत्यु तक तमाम सारे संस्कार डेवलप करे गए हैं ना। खाने खिलाने पे विश्वास करा गया कि लोग ना खाना खाना खिलाओ तभी हम तुम्हारा मदद करेंगे ना, तभी तुम जो है लोगों से हम मानेंगे कि तुम्हारी शादी हुई है ना, जब तक खिलाओगे नहीं हम मानेंगे नहीं तुम्हारी शादी हुई ना। इस टाइप की ना खाने खिलाने की खूब बातें होने लगी, क्लियर, दिखावा खूब होने लगा, क्लियर। 8 प्रकार के विवाह माने गए हैं ना मनुस्मृति में। आज चार प्रकार के विवाह अच्छे माने गए हैं और 4 प्रकार के विवाह बुरे माने गए हैं, ठीक है? जिसमें ब्रह्म विवाह है ना, ब्रह्म विवाह वो होता है जिसमें माता-पिता की इच्छा से जो है ब्याह विवाह होता है, योग्य वर चुन करके माता-पिता अपनी मर्ज़ी से ब्याह करते हैं तो उसको बोलते हैं ब्रह्म विवाह। फिर देव विवाह होता है जब पुरोहित जो पूजा करने आते हैं उनके साथ कन्या का विवाह कर देना, ठीक है? इसको बोलते हैं देव विवाह, ठीक है? आर्ष विवाह तब कहते थे जब पुरोहित पुरोहित के साथ अपनी कन्या का विवाह तब करते थे वो यज्ञ कराने वाले, जब वो 2 या 2 से अधिक गायों का नहीं दे पाते थे दान, तो कन्या का विवाह कर देते थे। तो ऐसे विवाह को पुरोहित के साथ जब विवाह होता था तो उसको आर्ष विवाह कहते थे। ऐसे विवाह को अच्छा माना गया मनुस्मृति में। अब इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि किस प्रकार के विवाह को अच्छा माना जा रहा है। क्या किसी की तरफदारी कर रहा है, किसी की बुराई कर रहा है, किसी का अधिकार छीन रहा है, किसी का नहीं छीन रहा है, आप अंदाजा लगा सकते हो ना कि पुरोहितों के साथ विवाह करना होता है, ठीक है? प्रजापत्य विवाह, जब वर या लड़का स्वयं पिता कन्या के पिता से अपना कन्या का हाथ मांगकर विवाह करता था तो उसको प्रजापत्य विवाह कहते थे। आसुर विवाह, बुरे वाले विवाह में 4 प्रकार के बुरे विवाह की चर्चा करी गई मनुस्मृति में। अब देखिए कविता कोई पाठ कोई कविता या कोई किस पुस्तक कौन लिख रहा है ये भी मायने रखता है कि भैया वो भैया अपनी बात को ध्यान में रखा, कोई भी तटस्थ जनरली पूरी तरह से नहीं हो पाता है, ठीक है? इसलिए कौन लिख रहा है, किसके लिए लिख रहा है, इस सब बातों का ध्यान रखना होता है इतिहास पढ़ते समय, ठीक है? आसुर विवाह उस विवाह को कहा गया जब जब पिता जो है लड़का वाले से कुछ धन लेकर ब्याह करता है, ठीक है? अब लड़की बेचने रिश्ते की स्थिति मान सकते हो ना, ऐसे विवाह को आसुर विवाह कहा गया है। गंधर्व विवाह कहा जाता है जब लड़का और लड़की अपने मर्जी से ब्याह कर लेते हैं, ठीक है? तो उसको बोलते हैं गंधर्व विवाह, भाग भोग कर, ठीक है? वो गंदगी वाली स्थिति होती है ना, गंधर्व विवाह का, है ना? पैशाच विवाह मतलब कन्या के साथ जबरदस्ती टाइप की करके विवाह करना, ऐसी स्थिति को बोलते हैं पैशाच विवाह, है ना? जबरदस्ती करना उसके बाद विवाह करना, ठीक है? ऐसी स्थिति। राक्षस विवाह, बलपूर्वक कन्या को छीन कर ले जाना और उससे विवाह कर लेना, इसको राक्षस विवाह कहा गया है। जाहिर सी बात है ऐसे विवाह को बुरा माना जाना चाहिए, ठीक है? अन्य 3 प्रकार के ऋण माने गए, खूब आडंबर हुआ ना, उसमें कुछ अच्छाइयाँ भी हुई, कुछ अच्छा संतुलित करने के लिए कुछ अच्छाइयाँ का भी विकास हुआ, ठीक है? ये 3 प्रकार के ऋण माने गए, है ना? 3 प्रकार के ऋण कौन-सी थी? पितृ ऋण, गुरु ऋण और देव ऋण। पितृ ऋण यानी पिता की सेवा करना। पितृ ऋण मतलब होता है जैसे पिता ने हमको पैदा करा है, ऐसे हमें हमारी भी ऋण है कि पिता से कि हम अपने बच्चे को पैदा करें, ताकि पिता का अगर नहीं पैदा करते नहीं पिता होने का ऋण हमने नहीं निभाया, ठीक है? इसलिए पितृ ऋण। गुरु ऋण, क्योंकि गुरु ने हमसे शिक्षा दी तो हमारी भी ज़िम्मेदारी बनती है बच्चों को शिक्षा दिलाना, है गुरु ऋण, ठीक है? देव ऋण क्या होता है? ठीक है, पुनर्जन्म का सिद्धांत भी उसमें दिया गया है। शतपथ ब्राह्मण में इसकी चर्चा करी गई है ना कि पुनर्जन्म भी होता है। पाप पुण्य की स्थिति लोगों को डराना था, ठीक है? ताकि ना पाप से लोग करने से बचें, ठीक है? अब इसका मतलब पाप करने के बाद भी कुछ लोगों का बुरा नहीं होता था, तो उसको प्रूव करने के लिए, उसको सिद्ध करने के लिए, भैया वो सही साबित करने के लिए ये बात कहा जाता है आपका पुनर्जन्म होगा तब जाके पाप होगा, ताकि वो स्थिति एक डर बनी रहे, ठीक है? पुनर्जन्म की स्थिति का सिद्धांत की व्याख्या करी गई शतपथ ब्राह्मण में, ठीक है? अगेन राजा की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत है। राजा ने खूब राजा के स्तर पर आडंबर कराए गए ना। ऐतरेय ब्राह्मण में ये बात की चर्चा करी गई कि राजा देवताओं से उत्पन्न किया गया है ना, देवताओं का भेजा गया प्रतिनिधि है, इस टाइप की बातें कही गई। इसलिए देखिए उत्तर वैदिक काल के बाद जितने राजा हुए हैं वो सब राजा जो है खूब यज्ञ, राजसूय यज्ञ, दुनिया भर के अश्वमेध यज्ञ, दुनिया भर के यज्ञ करने लगे। वो इस बात को दिखाने का प्रयास करते हैं कि हम भगवान के बहुत नजदीक हैं, इस टाइप की स्थिति दिखाने का प्रयास करते हैं, ताकि उन्हें उनकी सर्वोच्चता वो स्वीकार करें लोग और कर दें लगातार, उनके उनके सत्ता और संसाधन पर उनका कब्जा लगातार बनी रहे, ठीक है? इसलिए खूब नौटंकियां करना होता है।
अपने आप को दिखाने के लिए, ठीक है? सम्राट, राजा आप कहलाने लगे बहुत सब, क्योंकि तमाम सारे लोगों का व्यापार व्यापार बढ़ने से लोगों को इनकम मिलने लगी, तो तमाम सारे राजा छोटे छोटे बनने लगे। इसलिए अब जो बड़े राजा थे तो उनको सम्राट कहा गया, राजा अधिराज कहा जाने लगा, जैसे हर्षवर्धन वाले काल में कहा गया था, ठीक है? उस समय पंचाल राज बहुत ज़्यादा विकसित हो गया। उसमें चर्चा करी गई पंचाल राज्य की, ठीक है? राजा का राज्य अभिषेक हो गया होता था, और दुनिया भर यज्ञ, हमने बताया ना कि बहुत सारे यज्ञ होने लगे, नौटंकी होने लगे, इसलिए पशुपालन अ, वहाँ पर उत्तर वैदिक काल में अब कम हो गया, है ना? अब क्योंकि लोहे के यंत्र बन गए, तो कृषि कार्य खूब ज़्यादा, कृषि में पैदावार होने लगी, तो कृषि कार्य प्रमुख पेशा हो गया, ठीक है? अतरंजी खेड़ा एक ऐसी स्थान है जहाँ पर लोग सामग्री जो कृषि करने में उपयोग की जाती है वो मिली थी। अतरंजी खेड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस आप देख सकते हैं, सवाल पूछ सकता है। निष्क निष्क जो है पहले मुद्रा हुआ करती थी, पहले जो है कह सकते हो एक माप की इकाई हुआ करती थी, उसे बाद में मुद्रा बन गई, है ना? मुद्रा के रूप में उपयोग करा जाने लगा। अन्य मापक इकाई जिसका उपयोग मापने में किया जाता था, गुंजा, रक्तिका, कृष्णल, पाद, शतमान, ठीक है, या निष्क वगैरह वगैरह थी, ठीक है? ब्या अब खेती ज़्यादा होने लगी, तो ज़्यादा मज़दूर की आवश्यकता, ज़्यादा श्रम की आवश्यकता होती थी, इसलिए लोग लोग खूब बच्चे पैदा करते थे, और क्योंकि अनाज खाने से बच्चे पैदा करने की क्षमता ज़्यादा होती है, ऐसा कहा माना जाता है, ठीक है, विज्ञान के संदर्भ में। तो इसलिए ज़्यादा चावल, ज़्यादा गेहूँ खाने वाले लोग ज़्यादा बच्चा पैदा करने में सक्षम रहे, ठीक है? क्योंकि श्रम की ज़्यादा आवश्यकता होती थी, इसलिए भी ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे, इसलिए जनसंख्या खूब बढ़ी। उत्तर भारत की जनसंख्या देखिए, अचानक अचानक विस्फोट की स्थिति लगातार बनी रहेगी, ठीक है? अब व्यापार, जब ज़्यादा उत्पादन होने लगा तो व्यापार बढ़ने लगा, इसलिए व्यापार में जो लोग लगे हुए थे उनको श्रेष्ठी कहा जाने लगा, प्रधान व्यापारी, है ना? श्रेष्ठी कहा गया। आर्यों को समुद्र का ज्ञान भी था, ठीक है? उस समय सोना, लोहा, है ना, और टिन, इन सब का उपयोग करा जाता था, क्लियर? अगेन, रुद्र और देवताओं के संदर्भ में, देवता उसमें रुद्र देवता होते थे, रुद्र जिसे आज शिव को माना जाता था। प्रजापति जिसे ब्रह्मा कहा जाता है, ब्रह्मा विष्णु भगवान की पूजा होती थी उस दौरान, ठीक है? बहुदेववाद, बहुत सारे देवताओं की स्तुति होने लगी, है ना? अलग अलग लोग अलग अलग माने, क्योंकि जब तमाम सारे राजा होने लगे, जिस अर्थव्यवस्था पर लोगों का अधिकार होने लगता है, सत्ता संसाधन पर लोगों का अधिकार होने लगता है, तो उनका मानना, मूल मान्यताएं खूब चेंज, मनमानी करने लगते हैं ना। कोई कुछ मानता है, कोई कुछ मानने लगता है, इसलिए खूब मूल मान्यताओं का विकास होता है, नए नए देवताओं की खोज होती है, ठीक है? अपने अपने तरीके से पूजा पद्धति की खोज होती थी, है ना? सब लोग अपना अपना मानने लगते हैं, इसलिए उत्तर वैदिक में जैसे 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 अर्थव्यवस्था का विकास हुआ, अलग अलग लोगों की स्थिति सुधरी, खूब देवताओं की मान्यता हुई, तमाम सारे देवताओं की मूल मान्यताएं बढ़ती गई ना, बताओ, देवियों की पूजा स्तुति बढ़ने लगी, नए नए लोगों की, देवताओं की खोज हुई, ठीक है? बनाए गए मूर्ति के विकास, पूजा होने लगी, जितने आडंबर थे सब होने लगे, ठीक है? वासुदेव संप्रदाय का विकास हुआ, तमाम सारे धर्म दर्शन का विकास हुआ, लोग अलग अलग, बताया ना, अलग अलग मूल मान्यताएं विकसित होने लगी, सब लोग अपने अपने, है ना, अपने अपने ढपली अपना था, क्योंकि कोई किसी का गुलाम तो है नहीं, तमाम सारे पैसे ज्यादा कमाने लगा, लोगों को पैसे कमाने लगते हैं, स्वतंत्र होने लगते हैं, तो लोगों का विचार आने लगता है, और उस विचार की लोग कई बार लड़ते हैं विचार के लिए, तो जो जीत जाता है वो विचार लाभी हो जाता है, जो तर्क ज्यादा जीत जाता है ना। तो इसलिए तमाम जैसे षड दर्शन है, 6 दर्शन का समूह विकसित होने लगा। चारवाक एक ऐसा दर्शन था जिसमें उसके मानने वाले लोग कहते थे कि खूब गीता पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत भूत्वा भूतले, इतना पियो घी पियो, कर्जा लेके घी पियो, है ना, उसके बाद मर जाना ही है ना, तो इसलिए खूब मस्ती से जियो, है ना। योग दर्शन, जो लोग पतंजलि के अनुयायी थे, वो लोग मानते थे कि भैया जिंदगी में योग करते रहो, है ना, योग नहीं करा तो स्वस्थ नहीं रहोगे, है ना, काम नहीं कर पाओगे ढंग से, इसलिए योग दर्शन का खूब विकास हुआ, ठीक है? और उसके बाद में सांख्य दर्शन, कपिल मुनि, है ना, कपिल मुनि ने सांख्य की व्याख्या, सांख्य दर्शन की व्याख्या करी। गौतम बुद्ध आए, उन्होंने न्याय की व्याख्या करी नए सिरे से। गणात, वैशेषिक, है ना, ऐसे मीमांसा मीमांसा में, ठीक है, उत्तर मीमांसा, फिर पूर्वी मीमांसा ना, ये कह सकते हो वेदांत की व्याख्या करने लगे, तो उत्तर मीमांसा हो गई, ठीक है? इसके पहले पूर्वी मीमांसा थी, पातनारायण साहब थे ना, ठीक है? कह सकते तमाम धर्म दर्शन की व्याख्या होने, सब लोग अपने अपने मनमानी करने लगे, क्योंकि जब जब लोग अमीर होते जाते हैं, तो पैसे पे लोगों की पकड़ होती है, तो लोगों का दिमाग स्वतंत्र होते हैं कुछ काम करने के लिए, बोलने के लिए ना, ताकत आ जाती है अंदर से, ठीक है? इसलिए धन पर कमाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, सबसे पहले जरूरी है पैसे कमाना के लिए, आपकी जिम्मेदारी बनती है, ठीक है? फिर मृत्यु की चर्चा सबसे पहले शतपथ ब्राह्मण में हुई, है ना? फिर मृत्यु की चर्चा हुई, तो फिर मोक्ष की भी चर्चा हुई, उपनिषद में मोक्ष मोक्ष की चर्चा खूब करी गई है। आप देखिए, जो उपनिषद उपनिषद पढ़ते हैं वो मोक्ष 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 खूब चिल्लाते हैं, ठीक है? चिल्लाते नहीं, इज्जत से नाम लेना चाहिए, ठीक है? मोक्ष की चर्चा करते हैं, ठीक है? राजा राजा परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता माना गया है, ठीक है? ये बात इसमें करी गई है, ठीक है? इस प्रकार देखिए, वैदिक, आप देखिए लगातार आप इतिहास में, आप अभी देखिए खाली सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ा है, ठीक है?
उसके बाद वैदिक काल पर आप देखिए किस तरह परिवर्तन हो रहा है ना। वैदिक काल सिंधु घाटी से तो नगरीय 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 पूरी सभ्यता थी ना, खूब व्यापार था। उसके बाद क्या था, उसके बाद आर्य आर्य लोग आए, आर्यों ने आक्रमण करा, ठीक है, या कहा ऐसा माना जाता है आक्रमण करा। फिर ग्रामीण व्यवस्था हुई, गरीबी आई, ठीक है, गरीबी में लोग सब लोग एक हुए। गरीबी में जनरली लोग एक ही रहते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद में जब लोहे की खोज हुई, तमाम सारी अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। अर्थव्यवस्था का विकास हुआ तो लोगों को अर्थव्यवस्था सत्ता और संसाधन में बनाए रखना है, अपने अधिकार को लोगों को डरा के रखना है ना। तो लोग खूब नौटंकी करने लगे, तमाम सारे आडंबर विकसित हुआ, है ना, चार नियम के संस्कार हो गया, यज्ञ हो गया, राजा का दैवीय सिद्धांत हो गया, ठीक है। दुनिया भर के सिद्धांत अपनाए गए, जिससे कि लोग अपने आप को इस बात को सिद्ध कर पाए कि हम रियल में हम इस सत्ता और संसाधन का अधिकारी हैं। इसलिए आज देखिए ना, आपने जो लोग मेहनती नहीं होते वो जल्दबाजी में ऐसा खूब करते हैं। जो लोग मेहनती होते हैं, खूब मेहनत करते हैं, उन्हें इस बात का डर नहीं होता, क्योंकि वो लगते हैं, उन्हें पता होता है कहीं न कहीं चीज़ें उनके अंडर में आने वाली हैं, इसलिए कभी न कभी। लेकिन जो मेहनती नहीं होते वो अपना खूब आडंबर करते हैं। देखिए अभी लोग दिखाने के लिए ना पूरे मुँह भर में चंदन पोत लेते हैं ना। है ना? पूजा तो एक खाली छोटा-सा तिलक लगा के करी जा सकती है, लेकिन बस बस क्योंकि शो करना है ना कि हम प्रभावी हैं, हम सबसे अलग हैं ना, हम है ना? हमारा सम्मान ज़्यादा होना चाहिए। अब मन में अब चाहे दिन भर नौटंकी करते हैं ना, दिन भर खाते हों, 2 खस के सोते हों और फिर नफ़रत फैलाते हों, झाड़ू उगलते हों फेसबुक, व्हाट्सएप पर, ठीक है? ऐसे लोग थोड़ा-सा, इसलिए मैं इनके इनके लिए खिलाफ बोलता हूँ ना, क्योंकि ये सोसाइटी के बहुत खतरनाक लोग होते हैं, वो घातक लोग होते हैं ना, आपस में एकता को भ्रम कर तोड़ते हैं। एकता नहीं है ना, सोसाइटी में एक-दूसरे की मदद नहीं है, एक-दूसरे के साथ में जीने की क्षमता नहीं है ना, तो सोसाइटी का विकास नहीं हो सकता। इसलिए ऐसे लोगों का, अब जिस समाज में जैसे लोगों का तारीफ़ होती है, जैसे लोगों का वर्चस्व होता है, उस समाज की वैसी पहचान बन जाती है, उसका विकास की दिशा वैसी हो जाती है ना। तो ऐसे लोगों का विरोध करना चाहिए, जो लोग समाज के ऐसे पहलू को उठाते हैं, ऐसे संस्कारों को उठाते हैं, जो उसके विकास को ना ले जाए। ऐसे लोगों को तारीफ़ होनी चाहिए जो ऐसे काम में व्यस्त हैं, जो समाज के विकास के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं, ठीक है? अच्छे लोगों की ऐसी आदत होती है ना, और अपना फ़र्ज़ हर व्यक्ति को निभाना चाहिए, ठीक है? बुल्लिक ने कहा था, माई स्टेशन माई ड्यूटी। आपकी क्या ड्यूटी है? आप अच्छे व्यक्ति बनिए, अच्छे भाई बनिए, अच्छे लड़के बनिए, अच्छे पुत्र बनिए, ठीक है? अपनी स्थिति, आपका जो फ़र्ज़ है वो फ़र्ज़ ढंग से निभाइए, दैट इज़ इनफ, है ना? सब अच्छा हो जाएगा, क्लियर? तो ऐसे अब थोड़ा लंबी वीडियो हो गई, क्योंकि ये थोड़ा व्याख्यात्मक भी था, ठीक है? अन्य चीज़ भी, अन्य अन्य क्लास को हम आसानी से जल्दी जो इम्पोर्टेंट है उसको व्याख्या करने का प्रयास करेंगे, क्लियर? इसमें थोड़ा व्याख्यात्मक पार्ट था, थोड़ा विकास से था, जानकारी के लिए भी थोड़ा ज़रूरी था, तो हमने थोड़ा चर्चा कर ली विस्तार से। बाकी की वीडियो बहुत ही प्रिसाइज़ और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे, ठीक है?